हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग अपना जो एग्जाम है CUET, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका सैम्पल पेपर 4 सॉल्व करने वाले हैं। अब सैम्पल पेपर 4 सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्लियरली क्या मतलब है कि हम 3 सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए हैं और अपने वो 3 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा फॉर दिस एग्जाम। अब चलते हैं आगे और अपने ये जो पूरा सैम्पल पेपर है इसे सॉल्व करते हैं। जो वेरियस क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर होगा, कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लें क्वेश्चंस पर जाने से पहले। एज इन एवरी एग्जाम आपके पास में जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं कि आप जनरल इंस्ट्रक्शंस वाला जो पार्ट है उसे लीव कर दो, आपको पढ़ना ही होगा जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। टाइम अलाउड कितना है? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स फॉर ईच जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके लिए, ठीक है। अगर आप जितने भी सब्जेक्ट ले रहे हो, 4 सब्जेक्ट्स ले रहे हो तो 4 सब्जेक्ट्स के लिए 45 मिनट्स 45 मिनट्स 45 मिनट्स ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। एंड जो टाइम के साथ साथ टाइम तो देख लिया हम लोगों ने, इसके अलावा जो मार्क्स है वो कितने होंगे? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो पूरा आपका पेपर होगा वो कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है। MCQ बेस्ड होगा। यहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। सो दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 MCQs। अटेम्प्ट एनी 40 आउट ऑफ 50। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें 50 MCQs आएंगे, उसमें से आपको कोई भी जो है 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 10 को आप बिल्कुल लीव कर दें, जिनमें डाउट है वो क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे भी तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर जो है आपका जो क्वेश्चन है वो अगर गलत हो गया तो वहां पर जो है 1 मार्क जरूर डिडक्ट हो जाएंगे। तो जिस क्वेश्चन में डाउट है वो मत कीजिएगा अगर वो 10 की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर आते हैं तो, ठीक है। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो स्टूडेंट्स 1 to 50, तो आपके जो 1 to 40 क्वेश्चंस है वो कंसिडर किए जाएंगे। लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है कंसिडर नहीं किए जाएंगे, चाहे वो सही हो या वो गलत हो, ठीक है। तो इसलिए जो है 10 वो क्वेश्चंस को छोड़ देना जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, ठीक। Then correct answer or the most appropriate answer would be given 5 marks. Correct answer पर 5 marks मिलेंगे। Any incorrect option marked will be given -1 mark. Wrong answer पर marks deduct होंगे, 1 mark जो है वो deduct होगा आपका। Unanswered और marked for review will be given no mark. अगर कोई भी क्वेश्चन unanswered है या किसी भी क्वेश्चन को आपने जो है mark for review किया तो उस पर आपको कोई marks नहीं मिलने वाले हैं। More than one option is found to be correct, then 5 marks will be awarded to only those who have marked any of दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कि आपके एक ऑप्शन से ज्यादा जो है आपको सही ऑप्शंस लग रहे हैं, इवन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो अगर, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में जितने भी जो सही वाले ऑप्शंस हैं उनमें से अगर कोई सा भी आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया तो उस पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वहीं आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाओ और बोल दो कि नहीं वो क्वेश्चन ही गलत था, तो उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। सो दैट मीन्स आपको अटेम्प्ट जरूर करना है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जिसमें जो है एक ऑप्शन से ज्यादा जो है सही ऑप्शंस हो तो, ठीक है। कोई भी एक सही वाले ऑप्शन पर टिक कर देना, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ऑल राइट। If all the options are found to be correct, then 5 marks will be awarded to all those who have attempted the questions, and calculator any electronic gadgets are not permitted, ठीक है। So I guess ये जो instructions है ये clear है। अब जो है हम हमारे सारे 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जब आप आपका एग्जाम दोगे तब आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a stock? इनमें से कौन सा स्टॉक है? स्टॉक वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होते हैं? स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि मेजर किए जाते हैं। कब? at a particular point of time, right? एक particular point of time पर जब
कोई भी एक वेरिएबल मेजर किया जाता है तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। वहीं फ्लो क्या होता है, स्टॉक के साथ में हमने एक और जो है कंसेप्ट पढ़ा है, दैट इज फ्लो। फ्लो क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसकी कैलकुलेशन होती है उसे हम फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है, सेविंग्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड डी ऑप्शन इज कैपिटल। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सी चीज को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हो और कौन सी चीज को आप एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हो। मतलब कि अभी आप देख रहे हो कि इस चीज का ये है, ठीक है, तो वो चीज आपको बतानी है जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मेजर करते हो उसे हम स्टॉक बोलेंगे। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, और ऑप्शन डी दैट इज कैपिटल। देखो अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स कभी भी हम ये नहीं बोलते कि मेरी अभी की सेविंग्स इतनी है, मेरी आज की एट दिस पॉइंट मैंने जो इतना सेव किया। हम सेविंग्स क्या बोलते हैं कि ओवर द मंथ मैंने जो है इतना मनी सेव किया, ओवर द वीक मैंने इतना मनी सेव किया। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बात करते हैं। ठीक है, फिर वही प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन भी जो है वो पूरे जो है एक टाइम पीरियड के लिए आप कैलकुलेट करते हो। जैसे कि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें आपने देखा कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो वो प्रोडक्शन आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं देख रहे हो कि भाई अभी कितना प्रोडक्शन हुआ है, इस डेट पे कितना प्रोडक्शन हुआ, आप ये नहीं देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो कि पूरे ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो एक वो जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में जो है कैलकुलेशन की जा रही है, इसलिए वो फ्लो हो जाता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट मींस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को भी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिन पर जो है नहीं बताते हो, आप बताते हो कि इन ईयर जो है आपकी कोई भी एक जो असेट है वो इतना डेप्रिशिएट हुई है। तो ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या आएगा, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल एक ऐसी चीज है इनमें से जिसे हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। It takes Rohan 30 minutes to do an economics assignment and 1 hour to do a finance assignment. What is the opportunity cost of you doing 2 economics assignment? ठीक है, ये बोला जा रहा है कि रोहन को जो है एक इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट कंप्लीट करने में 30 मिनट्स लगते हैं एंड फाइनेंस का असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए 1 आवर लग रहा है। तो रोहन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ठीक है, ये यू की जगह पर ये समझो हम रोहन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोहन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है अगर वो 2 इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट जो है सबमिट कर रहा है? तो 1 फाइनेंस असाइनमेंट, 2 फाइनेंस असाइनमेंट, हाफ फाइनेंस असाइनमेंट एंड 3 फाइनेंस असाइनमेंट। अब आपको बताना है कि क्या है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप एक अल्टरनेटिव को कंसिडर कर रहे हो तो आप वही जो है दूसरे अल्टरनेटिव को छोड़ रहे हो, तो जिसे आप छोड़ रहे हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर फाइनेंस असाइनमेंट जो है ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन कौन सा आएगा? 1, 2, हाफ और 3 क्या आने वाला है? सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 1 फाइनेंस असाइनमेंट। ठीक है, आप जो हो एक इकोनॉमिक्स का अगर असाइनमेंट और कर रहे हो तो उसकी जगह पर आप छोड़ क्या रहे हो? फाइनेंस के असाइनमेंट को करना। ठीक है, अब यहाँ पर आप हाफ नहीं लोगे। हाफ क्यों नहीं लोगे? क्योंकि हम जो है पूरा अपना फाइनेंस का असाइनमेंट क्या कर रहे हैं? लीव कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट को टेक ओवर करने के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट नहीं बनाते, ये जो 2 इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट बनाए, अगर ये 2 इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट हम नहीं बनाते तो हम एक फाइनेंस का असाइनमेंट बना सकते थे ना। हमने 2 इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट बनाए तो हमें कितना टाइम लगा? 1 आवर का टाइम लगा है, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। यही 1 घंटे में आप एक फाइनेंस का असाइनमेंट बना सकते थे, राइट? तो क्योंकि हमने 2 इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट बनाए इसलिए हम एक फाइनेंस का असाइनमेंट नहीं बना पाए। यहाँ पर आधा फाइनेंस का असाइनमेंट मत बोलना, मतलब कि ये नहीं करना है आपको कि एक तो वो बनाने ही वाला था, एक और उसने एक्स्ट्रा बना दिया इसलिए वो फाइनेंस का हाफ बोलेंगे। वो इलॉजिकल सी बात है। यहाँ पर ये जो हाफ फाइनेंस असाइनमेंट दिया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, टोटल समझो 2 इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट बनाए, कितना टाइम लगा? 1 आवर लगा। इस 1 आवर में वो कितने फाइनेंस के असाइनमेंट बना सकता था?
1, क्योंकि 1 घंटा लगता है फाइनेंस का असाइनमेंट बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो है क्या आंसर आएगा आपका 1 फाइनेंस असाइनमेंट। अगर यहाँ पर गिवन होता स्टूडेंट्स 1 इकोनॉमिक्स असाइनमेंट, तो हम बोलते कि हाफ फाइनेंस असाइनमेंट जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही, क्योंकि उसको सिर्फ 30 मिनट्स लगे और 30 मिनट्स में उसका फाइनेंस का असाइनमेंट आधा बन जाता, ठीक है। लेकिन उन्होंने 2 दिया है, दैट मींस 1 आवर का टाइम पीरियड एंड 1 आवर में हमने एक फाइनेंस का असाइनमेंट जो है वो छोड़ा है, ठीक है। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई 1 फाइनेंस असाइनमेंट, ठीक। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इन एन ओपन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज एस्टिमेटेड एज। ओपन इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि फॉरेन का जो है इंटीग्रेशन चालू है, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जिसमें हमारा जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे रिलेशंस होते हैं, दैट मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसे एस्टिमेट की जाती है? ऑप्शंस आर ए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्लस एक्सपोर्ट्स। बी ऑप्शन है आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इंपोर्ट्स। सी ऑप्शन है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स एंड डी ऑप्शन इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब बहुत ही क्लियरली जो है हमें यहाँ से इसका आंसर मिल सकता है। देखो अगर आपने जो है सिंपल से लॉजिक्स आपको पता है, जो सिंपल हमारे कंसेप्ट है वो आपको पता है, तो यहाँ पर जो है टाइम कंज्यूम करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। एकदम क्लियरली, बहुत ही क्लियरली जो है दिख रहा है हमें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दैट वुड बी योर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा? देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया आपका, दैट मींस हाउस होल्ड सेक्टर आ गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, दैट इज फर्म्स आ गई आपकी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज हमारा थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स दिया है। हमें सिर्फ एक्सपोर्ट्स नहीं चाहिए, हमें एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स चाहिए होता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत। यहाँ पर सिर्फ इंपोर्ट्स दिया है इसलिए बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन देखें तो इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं की गई है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है तो वो एग्रीगेट डिमांड हमारी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एंड वहीं डी ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर जो सारे हमारे चारों सेक्टर्स हैं उनका प्रॉपर जो है क्या है डिस्क्रिप्शन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी। ऑल राइट, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट में क्या इंक्लूडेड है? Options are saving account deposit and fixed deposit, saving account deposit and current account deposit, current account deposit and fixed deposit, all types of deposit. Demand deposits की बात हो रही है। Demand deposits कौन से deposits होते हैं? ये वो deposits है जिन्हें कि हम लोग withdraw कर सकते हैं on our demand, right? जब हम चाहें तब उसमें से मनी withdraw हम कर सकते हैं। So ऑप्शन फिर से देखते हैं, ए वाले पर आते हैं। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या फिक्स्ड डिपॉजिट को जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट एक टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जो है हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम जो है उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट, और जब तक वो टाइम पीरियड खत्म नहीं होता है तब तक जो है आपका वो डिपॉजिट विड्रॉ नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स ऑन डिमांड यू कैन नॉट विड्रॉ फिक्स्ड डिपॉजिट, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया। बी वाले ऑप्शन पर आते हैं। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट जो है ये दोनों आपके डिमांड डिपॉजिट्स में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इन दोनों ही अकाउंट से जब हम चाहें तब हम मनी को क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला जो दैट इज योर सेविंग एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट जो है ये दोनों ही आपके डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। फिर वही हम सी वाला ऑप्शन देखें तो इसमें करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड क्या दिया है? फिक्स्ड डिपॉजिट।
फिक्स डिपॉजिट फिर से क्या आ गया है आपका, टर्म डिपॉजिट आ गया है, दैट मीन्स आप इसे विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो ये भी गलत। एंड डी ऑप्शन इज ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जिससे कि आप ऑन डिमांड विथड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट में वो भी तो आएगा, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, और ऑप्शन डी कांट बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, Which of the following factors affect the individual demand? Individual demand को इनमें से कौन से factors हैं जो कि affect करते हैं? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, देखो हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक इकलौते पर्सन की डिमांड की बात कर रहे हैं, हम पूरी जो है मार्केट डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट से इंडिविजुअल डिमांड का कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो अगर हम मार्केट डिमांड की बात करते तो हम बोलते हैं कि अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हो जाएंगे तो डिमांड कम होगी। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड की। दैट मीन्स अगर मैं मतलब कि जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, जो भी मेजरमेंट हो रहा है, अगर वो मेरी डिमांड का हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स नहीं आएंगे, राइट। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मेरी डिमांड की बात की जा रही है, तो इसमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्लूड नहीं है, तो यह आपके मार्केट डिमांड का जो है फैक्टर होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फिर से जो है आपकी पूरी इकोनॉमी में कैसे इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे रिलेटेड हो गई। अलग अलग पर्सन के पास में अलग अलग इनकम है, अब हमें अलग अलग लोगों से कोई कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, हम जो है अलग अलग लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें तो एक इंडिविजुअलिटी की जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए ये भी इसका फैक्टर नहीं है। एज ऑफ द सैंपल पॉपुलेशन, अब एज ऑफ दी सैंपल पॉपुलेशन, आपने क्या सैंपल लिया है उसकी, मतलब कि आपकी जो एक पॉपुलेशन अंडर स्टडी है वो उसका क्या एज ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड होगी। अब ये चीज भी जो है ये इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं कर रही है, ना ही ये इंडिविजुअल डिमांड को डिटरमाइन कर रही है, राइट। सो दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मेरी डिमांड की बात की जा रही है, ऑब्वियस सी बात है मेरी जो इनकम होगी वो इस डिमांड को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, राइट। मेरी जो इनकम है वो अफेक्ट करने वाली है, राइट। अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं डिमांड ज्यादा कर रही हूँ, मेरी इनकम कम है मैं डिमांड कम कर रही हूँ। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर डेफिनेटली जो है अफेक्ट करती है इंडिविजुअल डिमांड को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स, फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल है, प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट्स एंड नन ऑफ द अबव। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की तो क्या गिवन है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट्स। जब भी हम कोई भी डेफिसिट निकालते हैं तो पहली चीज देखो, अगर आपको जो है प्रॉपर फॉर्मूला अगर नहीं याद है, फिस्कल डेफिसिट का जो खुद का फॉर्मूला है अगर वो याद नहीं है तो यहां से देखो कि आपको क्या करना है, आपको जो है आपका एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अब अगर हम कोई भी डेफिसिट निकालते हैं स्टूडेंट्स तो हम रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं, कभी भी एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो यहाँ पर दिया है टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट्स, ये एक जो है इनअप्रोप्रिएट सा फॉर्मूला गिवन है, तो ये गलत हुआ। उसके बाद में ऊपर वाले जो ए और बी ऑप्शन है वो प्राइमरी डेफिसिट से रिलेटेड गिवन है। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से अपना फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो क्या होगा, मेरा जो करेक्ट फॉर्मूला है ये माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो इधर जाएगा और क्या बनेगा, प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। दैट इज प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट बनेगा वो, है ना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहां से देखना है, आप क्या करोगे, प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करोगे या प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, आप प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। Identify the correctly matched pair of items in column A to those in column B। आपके पास में एक जो है match the column given है और इसमें से आपको जो correct pair है वो बताना है कि कौन सा pair जो है वो correctly matched है।
ऑप्शंस हैं, मतलब कि अगर हम देखें कॉलम ए एंड कॉलम बी देखें तो कॉलम ए का जो 1 है दैट इज मनी फ्लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन रियल फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड्स, ट्रेड फ्लो, ओनली डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड कैपिटल फ्लो इन्वेंट्री। अब इसमें से आपको बताना है कि आपका करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, मतलब कि क्या 1A सही है, 2B सही है, 3C सही है या 4D सही है। इसके अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस भी हमारे पास में कुछ ऐसे ही आएंगे, ठीक है। दैट इज वो जो है पेयर का पेयर आपके पास में ऑप्शंस में लिखा हुआ आपको मिलेगा और आपको जो भी आपका करेक्ट वाला पेयर है वो आपको बताना होगा, ठीक है। अब अगर हम आए कैपिटल फ्लो एंड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, जो स्टॉक आपके पास में प्रोड्यूस्ड गुड्स का है उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। कैपिटल फ्लो एंड इन्वेंट्री, क्या ये कहीं से जो है मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन ट्रेड फ्लो ओनली डोमेस्टिक इकोनॉमी, क्या ट्रेड सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी, दैट मींस आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसी में होगा क्या, नहीं। हमें पता है कि हमारा जो ट्रेड है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी किया जाता है, दैट मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में भी है, राइट। सो वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर भी हो रहा है, तो ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी जो है ये चीज गलत हो जाती है। रियल फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड्स, रियल फ्लो जो है वो किसके बीच में होता है, एक साइड फर्म्स रहती हैं, एक साइड हाउस होल्ड्स रहते हैं। हाउस होल्ड्स जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, एंड इसके रिटर्न में फर्म्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये जो है, ये जो आपका रियल फ्लो है वो हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स के बीच में है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि रियल फ्लो जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड्स के बीच में हो रहा है, तो क्या ये चीज सही है, नहीं है। तो इसके लिए आपका 2B भी गलत है। फिर आता है मनी फ्लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मनी फ्लो में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो मनी फ्लो में क्या है, एक साइड हाउस होल्ड एक साइड फर्म्स। हाउस होल्ड्स जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, इस फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में जो फर्म है वो हाउस होल्ड्स को क्या देती है, उनका जो पेमेंट है वो करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो हाउस होल्ड्स हैं वो जो पेमेंट उनको मिला है, उनकी जो इनकम है उसे यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जब हम मनी फ्लो की बात कर रहे हैं तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, राइट। उसमें जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका आएगा। सो दैट मींस जो 1A हमारा पेयर है ये हम बोलेंगे कि दिस इज द करेक्टली मैच्ड पेयर, ऑल राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज 1A, ऑल राइट। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट इन अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड. This transaction is entered in India's balance of payment account on credit side of current account, debit side of current account, credit side of capital account and debit side of capital account. अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये डिटरमाइन करो कि ये क्रेडिट साइड पे आएगा या डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। करेंट कैपिटल अकाउंट कौन सा होगा वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देख लो कि क्रेडिट साइड पर इस ट्रांजेक्शन को आपको लिखना है या डेबिट साइड पर। अब देखो हमें पता है कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो जो भी मनी रिसीव किया होता है, दैट मीन्स जो भी मनी इंडिया में आएगा हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जब मनी इंडिया से बाहर जाएगा तो उस ट्रांजैक्शन को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक इंडिया की कंपनी है जो कि इंडिया में ही लोकेटेड है, वो इन्वेस्ट कर रही है एक कंपनी जो कि लोकेटेड है अब्रॉड में। दैट मीन्स कि मनी जो है वो इंडिया से कहाँ गया, अब्रॉड गया, राइट। सो ये डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे आएगा, दिस वुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड। तो इट मींस आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब ऑप्शन बचते हैं आपके पास में बी और डी। अब बी और डी में से कौन सा सही है, तो ये बताने के लिए हमें बस इतना बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसे आप करेंट अकाउंट में नोट डाउन करने वाले हो या कैपिटल अकाउंट में नोट डाउन करने वाले हो। तो देखो वी नो कि कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखते हो, कैपिटल अकाउंट में आप उन ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हो जिनकी वजह से जो ओवरऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज है उस पर अफेक्ट होता है।
दैट मीन्स अगर कोई भी बोरोइंग्स की गई, रीपेमेंट ऑफ लोन किया गया, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके कैपिटल अकाउंट्स में आती है, ठीक है। लेकिन वही जो बाकी के हमारे डे टू डे जो बोलेंगे ट्रांजेक्शंस है वो किस में आएंगे, करेंट अकाउंट में। अब देखो कोई किसी ने जो है मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी ऐसे देखा जाए तो वो असेट है, तो आप बोल दोगे मैडम मशीनरी कैपिटल अकाउंट में आएगी, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आती है, वो करेंट अकाउंट में आती है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हम किसे नोट डाउन करते हैं, ये जो ओवरऑल आपके बोरोइंग्स और जो आपकी लायबिलिटीज एसेट है इन पर जो अफेक्ट होता है, सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं, ठीक है। सो जो आपकी ये वाला जो हमारा ट्रांजैक्शन है इसमें क्या बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है फॉरेन कंपनी में, ठीक है, या अब्रॉड में। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ असेट, और असेट है इसलिए हम उसे कैपिटल अकाउंट में नोट डाउन करेंगे। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Identify the correctly matched pair from column A to that of column B. Column A को जो है column B में जो correctly matched pair है वो हमें बताने होंगे। आपके जो ऑप्शंस हैं, हम बोलें कि जो हमारे पेयर्स हैं वो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर C plus I plus G plus X minus M. Then marginal propensity to consume, change in C divided by change in Y. Marginal propensity to save, change in I divided by change in Y. And aggregate demand, change in S divided by change in Y. देखो aggregate demand क्या होती है, ये जो चीज है ये aggregate demand है, राइट। सो दैट मीन्स A वाला भी गलत, मतलब कि 1A भी गलत एंड 4D भी गलत, इससे क्लियर हो गया। उसके बाद में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, ये जो चीज है ये यहाँ पर आनी चाहिए थी, दैट इज चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो 3C है ये भी क्या है, ये भी गलत है। बचा है आपके पास में 2B, और अगर देखा जाए तो वही चीज सही है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y करके, ठीक है। तो आपका जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो कौन सा है, 2B, ऑल राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज 2B, ठीक है। सो आई गेस जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द आइटम्स इन कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी। जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो हमें बताने होंगे। देख लेते हैं कॉलम ए एंड कॉलम बी में क्या क्या गिवन है। कॉलम ए का फर्स्ट वन, इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड, और कॉलम बी का जो इसका ए वाला इसका जो पेयर लिखा है, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ED is equals to infinity, increase in income of the consumer, downward sloping, income elasticity of demand। अब देखो इन चारों में से कौन सा सही पेयर है, ये बहुत ही क्लियरली जो है और बहुत ही इजीली जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज योर 1A, इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जब इंक्रीज होती है डिमांड किसी भी गुड की तो हम जो है डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट देखते हैं, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट देखते हैं, राइट। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि ये आपका डिमांड कर्व है, इसके राइट साइड में एक और डिमांड कर्व, या हम बोले कि इसका जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाना, तो ये आपका बताता है इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड, ठीक है। वहीं अगर डिक्रीज इन डिमांड की बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये चीज जो है कहीं से भी मैच नहीं हुई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है इसमें आना चाहिए था आपका, ED इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी में। देन उसके बाद में डाउनवर्ड स्लोपिंग की अगर बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो हमारा डिमांड ग्राफ होता है, डिमांड का कर्व होता है जब हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स में। यहाँ पर लिखा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये चीज भी जो है आपके मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन कि इसमें जो है आपका करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा होगा, 1A वाला, दैट इज योर ऑप्शन A वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Export and import of goods and services across different countries is known as domestic trade, international trade, internal trade and none of these। जो export and import होता है कहाँ पर, जो goods and services हैं across different countries, इसे हम कौन सा trade कहते हैं, that is known as international trade, that is your option B is the correct option, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एसेंशियल एलिमेंट है।
ऑप्शंस आर सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम, a check on environment degradation, rational use of natural resources, and D option is all of these. कौन से essential elements हैं किस चीज के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो देखो सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम, आपकी जो है जो पर कैपिटा इनकम है वो सस्टेन्डली या सब्सटैंशियली जो है हमें उसमें राइज देखने को मिल रहा है, तो क्या ये आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एलिमेंट होगा? बिल्कुल होगा। देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर चेक होना, दैट मीन्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर कंट्रोल होना, बहुत ज्यादा जो है आप एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं कर रहे हो। देन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका रैशनल यूज होना, उनका प्रॉपर जो सही यूज है वो होना, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर पार्ट ऑफ इंडियाज, जो फॉरेन एम्बेसीज है इंडिया की, वो इंडिया की किसका पार्ट है? इकोनॉमिक टेरिटरी का, ज्योग्राफिकल टेरिटरी का, बोथ ए एंड बी का, एंड नन ऑफ द अबव का। तो ये किसका पार्ट है? आपकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी का। ठीक है, जो फॉरेन एम्बेसीज हैं वो चाहे कहीं पर भी सिचुएटेड हो, कोई सी भी जो है आपके मतलब कि कोई सी भी फॉरेन की जो एम्बेसी वो आपके इंडिया में कहीं पर भी सिचुएटेड हो, लेकिन वो हमारी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, हम उसे इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब भी हम डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम की हम बात नहीं करते हैं, जब टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तब हम इकोनॉमिक टेरिटरी को जो है कंसिडर करते हैं, एंड इकोनॉमिक टेरिटरी में आपकी जो वो एम्बेसीज हैं वो उसका पार्ट नहीं होती है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो फॉरेन एम्बेसीज है इंडिया में वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी की हम बोलेंगे कि पार्ट है। ठीक है, नॉट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ज्योग्राफी हमारे जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका अंदर आ रही है, इसलिए वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन लिबरलाइजेशन पॉलिसी? इनमें से कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी में इंक्लूडेड हैं? ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स एंड ऑल ऑफ द अबव। लिबरलाइजेशन में क्या बोला गया था कि इकोनॉमी को फ्री करो, लिबरल करो, जो एक्सेस के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उन्हें हटाओ, ये था लिबरलाइजेशन का मतलब। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी आए थे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी आए थे, एंड टैक्स रिफॉर्म्स भी आए थे। सो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शंस देखते हैं, सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। Value of multiplier will be zero of entire additional income. Consumption is converted into additional consumption. ठीक है, क्या लिखा गया है कि जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो जीरो रहेगी। कब जीरो रहेगी? जब जो एंटायर एडिशनल इनकम है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? आपके एडिशनल कंजम्पशन में। ठीक है, यहाँ पर हम जरूर बोलेंगे कि थोड़ी सी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी ऐसी दी गई है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्टेटमेंट क्या लिखी है। देखो, जब आपके एग्जाम्स होता है ना तब भी आपके पास में कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं जिसमें कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है। मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि कुछ स्टेटमेंट को फ्रेम करने का तरीका गलत है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का होना भी जरूरी है, मतलब कि इस सैम्पल पेपर में होना जरूरी है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपको अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो कि आ ही जाते हैं, बहुत बार आ जाते हैं, तो फिर आप उन्हें कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इसको सिंपल समझो। एंटायर एडिशनल इनकम कंजम्पशन इज कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज तो हो रहे हैं, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं थोड़ा इसको ऐसे पढ़ूं कि जो एंटायर एडिशनल इनकम है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? हमारे एडिशनल कंजम्पशन में। दैट मीन्स कि जितनी भी इनकम है, एडिशनल जितनी भी इनकम है, हम पूरी की पूरी क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। इट मीन्स चेंज इन इनकम जो है वो किसके इक्वल है? आपके चेंज इन कंजम्पशन से। अगर मेरी इनकम 100 रुपीज से बढ़ रही है तो मेरा जो कंजम्पशन है वो भी 100 रुपीज से बढ़ रहा है। ये जो बोलना चाह रहा है इसका मतलब ये हुआ है। ठीक है,
तो आई गेस अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या इस स्टेटमेंट में बोलने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट वाला है कि जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो 0 रहेगी अगर जो एंटायर एडिशनल इनकम है वो क्या बन जाए, आपकी एडिशनल कंजम्पशन बन जाए। तो अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ है, चेंज इन सी किसके इक्वल है, चेंज इन वाई के इक्वल है। दैट मीन्स अगर मैं एमपीसी को फाइंड आउट करूं तो एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। दोनों जो है इक्वल है, मान लो 100 ही ले लेते हैं, तो ये भी 100 आ गया, ये भी 100 आ गया। इट मीन्स आपके एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। आपको क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालना है। चलो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या जो है आंसर होना चाहिए। मल्टीप्लायर की जो वैल्यू वो कैसे निकालेंगे हम एमपीसी के रिलेशन में, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, राइट। दैट वुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय आपको 0 करना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, राइट। सो दैट मीन्स कि 0 जो है इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। अगर आप पूरी जो आपकी एडिशनल इनकम है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका जो k की वैल्यू है वो इनफाइनाइट आने वाली है, 0 नहीं आने वाली है। आपको ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी होगी, तो इसके लिए आपकी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ये गलत होगी। बी वाले पर आओ, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी इन्फिनिटी ऑफ एंटायर एडिशनल इनकम कंजम्पशन इज कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजम्पशन, ठीक है। जो आपका बी वाला है वो क्या गिवन है कि जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी अगर आप पूरी जो आपकी एडिशनल इनकम है उसे आप एडिशनल कंजम्पशन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये पूरा अभी हमने चेक किया और हमने देखा कि वैल्यू क्या आने वाली है, इन्फिनिटी आने वाली है। दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अब आप इसको जो है बिल्कुल सिर्फ ए और बी पढ़कर ट्रू मत बोलना, अभी सी और डी भी पढ़ना है और उसके बाद में हम बताएंगे कि ऑप्शन कौन सा वाला सही है, ठीक है। सी वाले पर आओ तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी यूनिटरी ऑफ एंटायर एडिशनल इनकम कंजम्पशन इज कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वो यूनिटरी होगी, यूनिटरी मतलब कि 1 होगी। 1 होगी क्या, नहीं होगी, ये चीज हमने यहाँ पर चेक कर ही ली है, ठीक है। देन डी ऑप्शन पर आते हैं, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑफ एंटायर एडिशनल इनकम कंजम्पशन इज कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि ये चीज जो है डिटरमाइन नहीं की जा सकती, तो क्या ये सही है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, तो वो हमने डिटरमाइन कर ही दी है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन बी, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी, ठीक है। जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो हमें बताना होगा। 1A देखते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, foreign exchange rate is determined by the central bank. Then 2 वाला देखो तो fixed exchange rate, the foreign exchange rate is determined by the demand and supply. फिर आ जाओ थर्ड वाले पर, managed flexible rate, the central bank interferes with the market demand and supply of foreign currency, and जो आपका फोर्थ वाला है that is managed fixed rate, the central bank controls the foreign rate regime. अब देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले पर आए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती है, नहीं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस हैं उससे जो है आपका जो रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला गलत हो गया आपका 1A। देन आ जाओ 2B पर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट, राइट। डिमांड एंड सप्लाई से नहीं होती है डिटरमाइन, तो इसलिए ये वाला भी क्या हुआ, गलत हुआ। थर्ड वाले पर आओ, मैनेज्ड फिक्स्ड रेट या मैनेज्ड जो फ्लोटिंग रेट है हम ये भी बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल रेट बोला गया है, सॉरी नॉट फिक्स्ड रेट, मैनेज्ड फ्लेक्सिबल रेट। तो फ्लेक्सिबल को हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रेट भी बोल सकते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस है उनसे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, साथ ही साथ सेंट्रल बैंक जो है वो इसमें इंटरवीन करती है
ताकि जो एक हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो डिजायर्ड लेवल में ही रहे, ठीक है। सो द सेंट्रल बैंक इंटरफेयर्स विद द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरफेयर करती है किसके साथ में, जो मार्केट डिमांड और सप्लाई है फॉरेन करेंसीज के साथ में। क्या ये चीज सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। देन मैनेज्ड फिक्स्ड रेट, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजाइम। तो ये चीज भी जो है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। दैट मीन्स आपका इसमें करेक्ट जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? 3C वाला, ठीक है। दैट मीन्स जिसमें 3C हमारा क्या है, करेक्टली मैच्ड पेयर हम बता रहे हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया योर ऑप्शन C, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया? मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक एंड प्लानिंग कमीशन। बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा, कौन जो है मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? ऑप्शंस आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। इनमें से हमें बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अब आप बोलोगे मैडम फार्मिंग जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कैसे लीड कर रही है? देखो फार्मिंग में भी क्या हो रहा है, जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, राइट। जो इन्वायरमेंट है उस पर इफेक्ट हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अब आप कोई भी काइंड ऑफ प्रोडक्शन करो, उस प्रोडक्शन में क्या होना है, उस प्रोडक्शन में जो भी गैसेस रिलीज होंगी, जो पूरी प्रोसेस है उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपके जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है उसमें लीड कर रहा है। तो फार्मिंग भी एक काइंड ऑफ क्या हो गई, वही कुछ एक्टिविटीज हो गई है। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन क्लियर है। इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा है जो कि डायरेक्ट टैक्स का कॉम्बिनेशन है? डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? वो टैक्स जिनका बर्डन आप दूसरे ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हो, उन्हें आपको खुद ही को पे करना होता है, वो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। और वही जो भी आपके ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनके बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो किसी और पर्सन पर, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन में जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्योंकि उन्हें इनिशियली कौन पे कर रहा है? जो भी एक प्रोड्यूसर है वो पे करता है, लेकिन उसे अल्टीमेटली कौन पे करता है? जो भी उन सारी सर्विसेज को एंड गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, वो पर्सन जो है इन सभी को क्या करता है? इन सभी के जो टैक्सेस है वो पे करता है। हम जो MRP पे करते हैं उसमें आपके टैक्सेस भी इंक्लूडेड होते हैं, राइट। सो ये होता है आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो है इसमें से आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं। ऑप्शंस आर एक्साइज ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स, बी सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स, सी एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, और डी है आपका वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। अब देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सर्विस टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स ये तो पूरा ही आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स का कॉम्बिनेशन है। और वही हम जो है डायरेक्ट टैक्स का अगर कॉम्बिनेशन बताएं तो वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, राइट। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, ठीक है। सो आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Who conducts the periodical sample survey for estimating the poverty line in India? जो पावर्टी लाइन का एस्टिमेशन है इंडिया में, वो करने के लिए पीरियोडिकल सैंपल सर्वेस कौन कंडक्ट करता है? नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन बी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो NSSO है ये पीरियोडिकली क्या करती है? ये पीरियोडिकली सैंपल्स कलेक्ट करती है और उससे जो है पावर्टी लाइन को एस्टिमेट करती है। ऑल राइट, सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है? ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग बैंक रेट, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो एंड नन ऑफ द अबव। क्या बोला गया है कि एग्रीगेट डिमांड को आपको इंक्रीज करना है। अगर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए लोगों के हाथों में जो है पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो मार्केट है उसमें मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो जो है धीरे धीरे अल्टीमेटली लोगों के पास में वो जो मनी है वो चला जाएगा, ठीक है। सो मार्केट में मनी सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे। अब इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, ए बी सी, ये हमें बताना है, या फिर हमें ये बताना है कि अच्छा ए बी सी तीनों ही जो है ये हेल्प नहीं करेंगे जो मनी सप्लाई उसको इंक्रीज करने में, तो ऐसे केस में हम जो है अपना ऑप्शन डी चूज कर लेंगे, ठीक है। पर पहले सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है। इंक्रीजिंग बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है? ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि आरबीआई चार्ज करती है, किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक से चार्ज करती है फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। जो आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स देती है किसको? कमर्शियल बैंक को, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। अब अगर बैंक रेट को इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है कि इंक्रीजिंग बैंक रेट, अगर बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कि कमर्शियल बैंक के लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। अगर कमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो रही है, सो दैट क्लियरली मीन्स कि हम लोगों के लिए जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हें अपना प्रॉफिट बनाना है, तो वो जितना अमाउंट पे करेंगे उससे ज्यादा अमाउंट हमसे चार्ज करेंगे। दैट मीन्स ओवरऑल हमारे लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ऐसे केस में लोग कम मनी को क्या करेंगे? बोरो करेंगे। अगर कम मनी बोरो किया जाएगा सो दैट क्लियरली मीन्स कि इकोनॉमी में कम मनी सप्लाई होगा। दैट मीन्स कि अगर बैंक रेट को इंक्रीज किया जाता है तो उसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होगी। सो दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी पर है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। आरबीआई क्या कर रही है? गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वो सेल कर रही है। अब लेट्स से आरबीआई ने क्या किया है? सेल की है सिक्योरिटीज किसको? कमर्शियल बैंक को, ठीक है। अगर यहां से सेल की है दैट मींस कमर्शियल बैंक ने वो चीज परचेस की है। अगर कमर्शियल बैंक परचेस कर रही है तो दैट क्लियरली मींस कि कमर्शियल बैंक जो है वो इसके लिए क्या करेगी? पेमेंट करेगी, राइट। हम कोई भी चीज खरीदते हैं स्टूडेंट्स तो हम उसके लिए मनी पे करते हैं, तो सेम कि जब कमर्शियल बैंक ने ये सिक्योरिटीज को खरीदा है तो वो इसके लिए पेमेंट करेंगी। अगर वो पेमेंट करेंगी तो कमर्शियल बैंक के पास में जो मनी है, ठीक है, जो स्टॉक ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मनी कम होगा तो वो फर्दर लेंड भी कम कर पाएंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा। और अगर मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड को भी नहीं बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर भी क्या होगा? आपका गलत ऑप्शन होगा। अगर आरबीआई परचेस करती तो जरूर होता है कि मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, लेकिन आरबीआई सेल कर रही है तो यहां से मनी आरबीआई के पास में चला जाएगा जो कि आपके मनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। सो सेकेंड वाला ऑप्शन भी गलत है। थर्ड वाले पर आए इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये एक वो पर्टिकुलर प्रपोर्शन होता है सारे डिपॉजिट्स का जो कि कमर्शियल बैंक को एज अ रिजर्व आरबीआई के पास में रखना होता है, राइट। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया सो दैट मींस कि जो कमर्शियल बैंक है उन्हें जो है ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ मनी किसके पास में रखना पड़ रहा है? आरबीआई के पास में एज अ रिजर्व। अब जो मनी एज अ रिजर्व रखा है उसे कमर्शियल बैंक यूज नहीं कर सकती है। अगर ज्यादा मनी अब वो रख रही है आरबीआई के पास में एज अ रिजर्व तो अब वो उतने पर्टिकुलर एक लार्ज प्रपोर्शन का जो मनी है वो लेंड नहीं कर पा रही है। हेंस जो कमर्शियल बैंक है उसका जो लेंडिंग रेट है वो कम हो गया।
लेंडिंग रेट कम हुआ है, इट मींस कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं हो पाएगी और हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी भी क्या है, गलत ऑप्शन है। अगर इंक्रीज करना है तो आपकी जो कैश रिजर्व रेशियो है उसे डिक्रीज करो, ये जो आपकी सिक्योरिटीज है उन्हें परचेज करने की जरूरत है, बैंक रेट को भी डिक्रीज करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें अपोजिट गिवन है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना टुक प्लेस इन, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है चाइना में वो कब जो है हुए थे, इन द ईयर 1978, 1988, 1990 एंड 1991। अब इसे याद रखने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी बताई, हमारे यही सैंपल पेपर के जो कुछ प्रीवियस वीडियोस है उनमें। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया है जिसमें कि हमने सीखा है कि हाउ डू वी रिमेम्बर डेट्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो जाकर वीडियो देख लेना, उससे जो है आप लोगों को इजी रहेगा इन सारी डेट्स को याद करना। अब यहाँ पर जो है हमें बताना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में कब हुए थे। इसको याद हमने कैसे रखा है, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए, इंडिया में आए रिफॉर्म्स इन द ईयर 1991, यह हमें बहुत अच्छे से पता है, इंडिया का तो हमें बहुत अच्छे से याद है, 1991 में रिफॉर्म्स आए थे। इसमें से आपको माइनस करना है कितने ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है। 1991 से माइनस कर दो 3 ईयर्स, तो आपके जो रिफॉर्म्स आएंगे वो आएंगे पाकिस्तान के, दैट इज इन द ईयर 1988, ठीक है। 1988 में पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए। और अब बात आती है चाइना की, तो पाकिस्तान के 10 साल पहले, ठीक है, मतलब कि -10 ईयर्स अगर हम करें तो पाकिस्तान से 10 साल पहले जो है चाइना में रिफॉर्म्स आए थे, दैट इज इन द ईयर 1978, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अब आपका, योर ऑप्शन ए, दैट इज 1978। कुछ इस वे से आप जो हो प्रॉपरली याद रख सकते हो कि इंडिया से 3 साल पहले पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान से 10 साल पहले जो है रिफॉर्म्स आपको चाइना में देखने को मिले थे। अब इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया के जो रिफॉर्म्स है वो याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो है आप कैलकुलेशन से बता सकते हो कि पाकिस्तान और चाइना में रिफॉर्म्स कब इनिशिएट किए गए थे। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। AICTE स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सॉरी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सी है आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड एंटरटेनमेंट, एंड डी इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब जो ये स्टूडेंट्स आपका AICTE, ये किससे रिलेटेड है, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट। इसके हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये जो है पूरी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसे क्या करता है, रेगुलेट करता है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैन बी कॉल्ड लीस्ट डेवलप्ड कीपिंग ऑल फैक्टर्स इन माइंड। कौन सी कंट्री है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में जिसे हम बोल सकते हैं कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक ओवरऑल अगर हमें कंक्लूजन बताना है तो हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री किसे कहेंगे। बहुत ही क्लियर आंसर है स्टूडेंट्स, कौन सा आएगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज पाकिस्तान। और वही हम कहें कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्री किसे है, या जो हम बोले कि सबसे ज्यादा जो है आपकी डेवलप्ड कंट्री इन तीनों में से कौन सी है, दैट इज चाइना। एंड इन बिटवीन आती है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के, ठीक है। ये चाइना जितनी डेवलप्ड भी नहीं है और पाकिस्तान जितनी अनडेवलप्ड भी नहीं है। ऑल राइट, तो आपकी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है वो कौन सी हो गई, पाकिस्तान, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर अपोजिट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बोथ मीन द सेम,
related concepts but certainly not identical. ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल का एक छोटा पार्ट, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल ये चीज हो गई, तो वही ह्यूमन डेवलपमेंट ये चीज हो गई। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बोलता है कि एक पर्सन का ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होना चाहिए बहुत ही अच्छे से हर एक एक्सपेक्ट में, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या बोलता है, मतलब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ कितना बोल रहा है कि एक पर्सन का जो है ओवरऑल बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर चाहे वो इकोनॉमी के लिए, फिर चाहे वो कंट्री के लिए असेट बने या ना बने। लेकिन ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि एक पर्सन जो है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो, और वो जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से ओवरऑल कंट्री का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल ये बोल रहा है कि जो भी एक पर्सन है, जो भी एक ह्यूमन है, वो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प आना चाहिए, ठीक है, जो है वो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में काम आना चाहिए। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है भाई आप जो हो काम आओ नहीं आओ, लेकिन डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये एक ह्यूमन कैपिटल का ही पार्ट है। ये दोनों ना ही आइडेंटिकल कंसेप्ट है, ना ही ये दोनों अपोजिट कंसेप्ट है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये दोनों आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल सॉरी, रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है। और अगर एक ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एज अ कैपिटल प्रूव होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसे ही थोड़ी ना कि हमारा इतना डेवलपमेंट हो गया, हम पढ़ लिख लिए और अब हम बैठे। कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये दोनों है क्या, रिलेटेड कंसेप्ट, लेकिन एकदम जो है आइडेंटिकल नहीं है, कुछ डिफरेंसेस इनमें है। तो अगर ऑप्शन देखें अपोजिट कंसेप्ट, क्या दोनों अपोजिट कंसेप्ट है? नहीं है। डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट है। हम नहीं बोलेंगे कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों का कोई ना कोई जो है आपस में रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका बी वाला भी गलत है। बोथ मीन दी सेम, दोनों का मतलब सेम है, ये चीज भी नहीं है। दोनों का एग्जैक्टली सेम मतलब नहीं है, ठीक है। देन डी वाला है आपका रिलेटेड कंसेप्ट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल है, बट सर्टनली नॉट आइडेंटिकल। दोनों रिलेटेड हैं लेकिन एकदम आइडेंटिकल नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? Your option D, that is related concepts but certainly not identical, ठीक है। So I guess क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। A situation in which an extra input of labor generates no additional output, this situation refers to which type of unemployment? Options are occasional unemployment, disguised unemployment, open unemployment and seasonal unemployment। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि अगर कोई एक एक्स्ट्रा इनपुट भी है लेबर का, तो वो कोई एक्स्ट्रा आउटपुट या एडिशनल आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है। इस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? मतलब कि मान लो एक जो है हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 10 लोग जो हैं, 10 वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं। इनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मान लीजिए 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर 11 लोगों को एम्प्लॉयड कर रही हूँ तो भी सेम 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर मैंने 13 लोगों को एम्प्लॉयड कर दिया, फिर भी यहाँ पर जो है 100 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो हूँ 8 वर्कर्स कर दूं तो जरूर प्रोडक्शन जो है वो फॉल हो रहा है, मान लो 80 यूनिट्स का ही हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इससे हमें समझ में क्या आया? सबसे पहले तो ये समझो कि इससे समझ में क्या आया कि अगर आप 10 से ज्यादा लोगों को बढ़ा रहे हो तो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप 10 से लोगों को कम कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन जरूर कम हो रहा है। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर जो है प्रोडक्शन यूनिट में अगर हमें प्रॉपरली अपना जो है फुल यूटिलाइजेशन करना है और प्रॉपर जो है प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पर 10 लोगों की जरूरत है, ठीक है। 10 से कम होंगे तो कोई ना कोई रिसोर्स आपका क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयड रहेगा या अनयूज्ड रहेगा। लेकिन अगर आप 10 से ज्यादा कर रहे हो तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। इट मीन्स कि ये एक्स्ट्रा लोग हैं, राइट। यहाँ पर जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो 10 लोगों की ही है, जो ये प्रोडक्शन
प्रोडक्शन यूनिट है उसमें जो इफेक्टिवली है 10 लोग ही काम कर सकते हैं। अब अगर आप 10 से ज्यादा लोग कर रहे हो यहाँ पर एम्प्लॉयड, तो उससे आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, मतलब कि ये हो गए आपके जरूरत से ज्यादा लोग, राइट। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जहां पर आपकी जितनी जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो कंडीशन है उसको हम किस नेम से जानते हैं? सो दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओकेजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो ओकेजनली कुछ कुछ जो है, जैसे कि कुछ टाइम के लिए उनको काम मिल गया, कुछ टाइम के लिए नहीं मिला, वो आपके ओकेजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आपको ओपनली क्लियरली दिख रहे हैं कि ये लोग अनएम्प्लॉयड है। एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन बाय सीजन, एक सीजन में काम है, एक सीजन में काम नहीं है, ऐसा जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, सो आई गेस क्वेश्चन अच्छे से जो है आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following statement is false? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट false है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वाला, an economy can attain the maximum equilibrium GDP level even when excess capacity is not fully exhausted। एक इकोनॉमी जो है वो उसके मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल पर पहुंच सकती है जब उसकी एक्सेस कैपेसिटी जो है वो फुली एग्जॉस्ट नहीं हुई हो, तब भी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन देखते हैं। हमें फॉल्स वाला बताना है, एक बार सारे ऑप्शंस हम लोग पढ़ लेते हैं फिर हम बता देंगे। और बी वाले ऑप्शन पर आते हैं। एन इकोनॉमी कैन अटेन द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल ओनली व्हेन एक्सेस कैपेसिटी इज फुल्ली एग्जॉस्टेड। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बोल रहा है कि एक जो इकोनॉमी है उसमें मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जीडीपी तभी जो है अटेन किया जा सकता है जब जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो पूरी, नॉट मैक्सिमम सॉरी, जो एक्सेस कैपेसिटी वो पूरी एग्जॉस्ट हो जाए। मतलब कि आपकी इकोनॉमी में कोई भी एक्सेस जो है कैपेसिटी ना रहे। दैट मीन्स और जो है जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे और ज्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इकोनॉमी के पास में ना हो, उस टाइम पर जो है मैक्सिमम इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो अटेन किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या ऑप्शन बोल रहा है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। इकोनॉमी कैन अटेन द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल इवन व्हेन एक्सेस कैपेसिटी इज पार्शियली एग्जॉस्टेड। जो आपका सी वाला है उसमें बोला जा रहा है पार्शियली एग्जॉस्ट हो रही है। ठीक है, और डी वाला है एन इकोनॉमी कैन अटेन द मिनिमम इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल इवन व्हेन एक्सेस कैपेसिटी इज फुली एग्जॉस्टेड। जो डी ऑप्शन है वो आपका बोल रहा है कि एक इकोनॉमी में जो मिनिमम इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल है वो तब अटेन किया जा सकता है जब एक्सेस कैपेसिटी जो है वो फुली एग्जॉस्ट हो गई हो। यहां पर मिनिमम बोला गया है। ठीक है, अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो जो आपकी स्टेटमेंट बी है वो आपकी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट इज वो बोल रही है कि जब एक इकोनॉमी उसकी जो पूरी एक्सेस कैपेसिटी है वो जब फुली एग्जॉस्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ तभी जो है इकोनॉमी उसके मैक्सिमम इक्विलिब्रियम लेवल पर हो सकती है। यहाँ पर ये ओनली लिखा है, दैट मीन्स सिर्फ उस टाइम पर ही हो सकती है। सो दिस इज नॉट कंपल्शन कि जब पूरी एक्सेस कैपेसिटी एग्जॉस्ट होगी तभी इकोनॉमी जो है वो उसके मैक्सिमम इक्विलिब्रियम लेवल पर होगी। वो इवन दूसरी जो हमारी सिचुएशंस होती है, कंडीशंस होती है, उसमें भी इक्विलिब्रियम लेवल पर हो सकती है। ठीक है, अगर हम ए, सी और डी ऑप्शन देखें तो इसमें बोला है कि ये कंडीशन पर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम या मिनिमम इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन किया जा सकता है, लेकिन कहीं से कहीं तक जो है कोई भी कंपल्शन नहीं बोला गया कि सिर्फ यही होना, ओनली ये वाली जो है कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन बी। ठीक, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेम द स्टेट विच प्रूव्ड टू बी अ लीडर इन मिल्क कॉपरेटिव्स। ऐसा स्टेट का नाम बताओ जो कि किस चीज में जो है लीडर बना है या प्रूव किया है एज अ लीडर इन मिल्क कॉपरेटिव्स। मिल्क कॉपरेटिव्स कहाँ से स्टार्ट हुए, उसकी सक्सेस स्टोरी कौन से स्टेट से आई है इंडिया के? दैट इज गुजरात, राइट। तो जो लीडर ऑफ द मिल्क कॉपरेटिव्स है वो भी क्या है? वही स्टेट है। ऑप्शंस देखो, केरला, तमिलनाडु, असम एंड गुजरात। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है,
फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। व्हेन अ पर्सन अरेंज हिज ओन रिसोर्सेज टू अर्न लाइवलीहुड ही इज कॉल्ड। जब एक पर्सन खुद ही के रिसोर्सेज क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है उसके लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, उन पर्सन को क्या कहा जाता है। दैट मीन्स एक पर्सन खुद ही का जो सब कुछ लगा रहा है, वो किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहा है, वो खुद के रिसोर्सेज जो है वो यूज कर कर अपनी जो लाइवलीहुड है वो अर्न कर रहा है। So options would be casual wage laborer, regular salaried employed, self employed and wage employed। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है, वो खुद ही एम्प्लॉयड है, उनको जो है किसी ने एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड की है, वो खुद ही क्या है, वो खुद ही एम्प्लॉयड है, ठीक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें बताना है। Stock refers to the total quantity of commodity available with the seller at any given time। फिर बी वाला गिवन है आपके पास में, स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विथ द बायर एट एनी गिवन टाइम। सी ऑप्शन है स्टॉक रेफर्स टू द टोटल प्राइस अवेलेबल विद द सेलर एट एनी गिवन टाइम। एंड डी है आपका स्टॉक रेफर्स टू द टोटल कैश अवेलेबल विद द सेलर एट एनी गिवन टाइम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी आएगी, ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए क्यों आएगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि एक सेलर के पास में है कोई भी एक गिवन टाइम पीरियड पे, ठीक है। एक गिवन टाइम पीरियड वो कुछ भी हो सकता है, एक कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो उस टाइम पीरियड पर जो पूरी स्टॉक जो पूरी क्वांटिटी है, जो टोटल क्वांटिटी है ऑफ द कमोडिटीज सेलर के पास में, उसे हम स्टॉक कहेंगे। बायर के पास में होना, तो बायर के पास में कमोडिटीज का क्यों होना, बायर अगर कमोडिटीज को खरीदेगा तो वो तो उसको कंज्यूम करेगा, वो उसके सेटिस्फैक्शन के लिए है, उसे वापस रीसेल थोड़ा करना है, राइट। जब हम बायर की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ले रहा है, तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी उसे हम जो है स्टॉक नहीं कहेंगे, ठीक है। वही यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस जो है वो आपका स्टॉक नहीं हो सकता है। स्टॉक इज समथिंग व्हाट, कि जो चीज आपको जैसे कि आप इसको अगर लो कि जो टोटल क्वांटिटी है ऑफ द कमोडिटीज, राइट, कि ये चीज बची हुई है आपके पास में या इतना जो है आपके पास में स्टॉक में रखा हुआ है, तो प्राइस इज नॉट समथिंग दैट, और कैश भी आपका स्टॉक का पार्ट नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन ए, ठीक। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना होता है, आपको असर्शन पढ़ना है, बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, फिर आपको रीजन पढ़ना है, बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक ट्रू एक फॉल्स होता है तो ऐसे केस में सी या डी ऑप्शन सही होंगे, और अगर दोनों ट्रू होते हैं तो हम क्या करते हैं, रीजन को हम चेक करते हैं कि वो असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर जो रीजन है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है तो आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और अगर रीजन और असर्शन जो है वो दोनों सही है लेकिन जो रीजन है वो आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं क्या गिवन है। सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू यूएस वुड मीन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंडिया। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, कहां से, इंडिया से यूएस में, मतलब कि हमारे जो गुड्स हैं वो क्या हुए हैं, यूएस में गए, ठीक है। तो इसका मतलब लिखा हुआ है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंडिया। अब देखो अगर हमने एक्सपोर्ट किया है स्टूडेंट्स, दैट मींस हमारी कंट्री के गुड्स जो है वो दूसरी कंट्री में गए, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट किया है, दैट क्लियरली मींस कि वहां से जो है हमारे पास में क्या आएगा, मनी आएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो आपको उसके लिए मनी तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो आपने जो एक्सपोर्ट किया है, दैट इज इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है, इसके बदले में इंडिया के पास में फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है, दैट मींस इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आउटफ्लो। तो क्या आउटफ्लो सही है,
नहीं है। दैट मीन्स कि आपका जो असर्शन है वो क्या है, असर्शन आपका फॉल्स गिवन है। वही रीजन देखें, फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ रिसीट्स फॉर एक्सपोर्ट फ्लोज फ्रॉम यूएस टू इंडिया। जो फॉरेन एक्सचेंज है किसके टर्म्स में, रिसीट के टर्म्स में जो है फ्लो करेंगी यूएस से इंडिया में। दैट मीन्स यूएस से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आने वाला है और इंडिया के लिए वो क्या होगी, रिसीट्स होगी, किसके बदले में, फॉर दी एक्सपोर्ट्स। क्या ये चीज सही है, बिल्कुल सही है। हमने अगर एक्सपोर्ट किया है तो इंडिया को जो है मनी मिलने वाला है, दैट मीन्स वो हमारे लिए रिसीट होगी, वी आर गोइंग टू रिसीव इट। सो दैट मीन्स रीजन जो है वो ट्रू गिवन है। तो हमें जो है ऐसा ऑप्शन करेक्ट चूज करना है जिसमें बोला जा रहा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फिर से असर्शन रीजन है, देखते हैं क्या है। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर्स। जो डिमांड डिपॉजिट है वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर क्या हो गया, लीगल टेंडर जैसे कि कैश। ओके, कैश एक लीगल टेंडर है, जैसे कि कोई भी जो पर्सन है वो एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। ऑलराइट, बट डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर ऐसा बोला गया है, तो क्या ये चीज सही है? डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो क्या कोई लीगल टेंडर होती है? नहीं। सिंपल सी चीज है कि डिमांड डिपॉजिट्स, अगर आप किसी को बोलोगे कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा है, तो वो पर्सन बोलेगा आपके अकाउंट से मुझे क्या लेना, आप मुझे मेरा पेमेंट कर दो, राइट। सो सिंपल सी चीज है, वो आपके डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर, तो ये चीज बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन में है दे आर विद द बैंक सो ओनली कैन बी यूज्ड एज द लीगल टेंडर व्हेन चेक्स आर इशूड फॉर द ट्रांसफर। ठीक है, तो जो डिमांड डिपॉजिट है वो बैंक के साथ में रहते हैं और वो तभी आप यूज कर सकते हो एज अ लीगल टेंडर जब उसके अगेंस्ट आप चेक यूज कर रहे हो उसे ट्रांसफर करने के लिए। तो ये चीज भी क्या है, फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, देखो हमने समझा कि हाँ भाई जो आपका डिमांड डिपॉजिट है वो बैंक के साथ में रहता है, लेकिन यहां से देखो इस वाली स्टेटमेंट को, ओनली कैन बी यूज्ड एज लीगल टेंडर व्हेन चेक्स आर इशूड। अगर देखा जाए तो जो चेक है स्टूडेंट वो भी आपके लीगल टेंडर नहीं होते हैं। चेक्स आर ऑल्सो नॉट लीगल टेंडर। लीगल टेंडर की जो पूरी अथॉरिटी है या लीगल टेंडर का जो नाम है वो आपके कैश को ही दिया गया है। चेक्स आर ऑल्सो नॉट द लीगल टेंडर। तो यहाँ पर जो है आप ये जो बात बोली जा रही है उसके अकॉर्डिंग चेक लीगल टेंडर है, लेकिन ये नहीं होता है, इसलिए ये जो रीजन है ये क्या है, ये आपका फॉल्स है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑल राइट, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर इन कॉलम ए एंड कॉलम बी फ्रॉम दी फॉलोइंग। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी में जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो हमें बताना होगा। इंडिया शुड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इंडिया जो है उसे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, ये है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है स्टूडेंट्स वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताता है कि क्या चीजें होनी चाहिए, ये चीज को ऐसा होना चाहिए, इसे ऐसा होना चाहिए, इसे वैसा होना चाहिए, कोई भी काइंड ऑफ सजेशन जो दिया जाता है वो आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होता है। और जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो चीज जैसी है उसे एज इट इज जब हम लेते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। अगर मैं फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देखूं तो वो क्या लिखा हुआ है कि इंडिया जो है उसे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। दैट मीन्स ये एक सजेशन है एंड सजेशन किसका पार्ट होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, राइट। तो आपका जो 1A है ये हमारा करेक्टली मैच्ड पेयर हमें दिख रहा है। अभी आगे के और देखते हैं। नेक्स्ट दिया है अनएम्प्लॉयमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। तो इसलिए ये यहाँ से जो है रॉन्ग पेयर हो गया। प्राइस बिहेवियर मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस बिहेवियर किसकी स्टडी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो की नहीं होती है, तो इसलिए ये वाला पेयर भी गलत हो गया। ठीक है, फिर फोर्थ वाला है गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीज एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट का जो प्रोवाइड किया गया हेल्थ केयर है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है।
दिस इज दी स्टेटमेंट की जो चीज जैसी है वैसी है, राइट। यहाँ पर हम चेंजेस नहीं बोल रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर प्रोवाइड किया है उसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया या नॉर्मेटिव? दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पर क्या लिखा है? नॉर्मेटिव। तो ये चीज क्या हो गई? ये चीज गलत हो गई है, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो करेक्ट वाला होगा या करेक्ट वाला ऑप्शन या हम बोले करेक्ट पेयर है वो कौन सा है? 1A, ठीक। तो अब जो है इसके अकॉर्डिंग आप जो है करेक्ट आंसर देख लेते हैं। दैट वुड बी और ऑप्शन ए। ऑप्शन 4 सही नहीं होगा, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और क्यों हुआ है करेक्ट ऑप्शन वो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि जो आपका ए वाला ऑप्शन है, जो ए वाली हमारी स्टेटमेंट है वो बता रही है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। और अगर वही हम डी वाली स्टेटमेंट को देखें तो वो क्या बोल रही है? डी वाली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर उसकी वजह से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है, राइट। तो वो आपका पॉजिटिव का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? और ऑप्शन ए, दैट इज 1A। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आइडेंटिफाई कीजिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शंस आर द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। वही हम बी वाला देखें तो द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड टोटल प्लान्ड रिसीट्स इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ऑप्शन सी है द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान्ड रिसीट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। जो टोटल प्लान्ड रिसीट्स है और जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके बीच का डिफरेंस इज प्राइमरी रिसीट। एंड डी है द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। कुछ क्वेश्चंस पहले जो है ऐसा ही एक कुछ क्वेश्चन था, बस वहां पर स्टेटमेंट नहीं थी, वहां पर कुछ और लिखा हुआ था, प्रॉपर हमें फॉर्मूलेज लिखे हुए थे। वो भी जो है कुछ ऐसा ही बता रहा था हमें। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स योर ऑप्शन डी, दैट इज सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, राइट। इनमें से बाकी के जो सारी चीजें हमें यहाँ पर गिवन है वो क्या है? वो रॉन्ग है। ये इनमें से कोई भी चीज जो है ए बी सी ये फिस्कल डेफिसिट को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? योर ऑप्शन डी। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following is the correct statement with respect to National Bank for Agricultural and Rural Development, that is NABARD? इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, या फिर हम बोले कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है नाबार्ड के लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, इट सर्व्स एज एन अपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू रूरल एरियाज। बी है इट टेक्स एप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरिंग सिस्टम। सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो नाबार्ड है क्या स्टूडेंट्स? एक्चुअली नाबार्ड इज अ काइंड ऑफ आरबीआई फॉर रूरल क्रेडिट सिस्टम, राइट। जैसे आरबीआई पूरे मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करता है वैसे ही जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है, जो रूरल का पूरा मॉनेटरी सिस्टम है उसे कौन मैनेज करता है या रेगुलेट करता है? नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड इज अ अपेक्स फंडिंग एजेंसी है जो कि किस चीज की? वो उन इंस्टीट्यूशंस की जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज में। साथ ही साथ जो नाबार्ड है वो एप्रोप्रिएट मेजर्स लेती हैं ताकि जो क्रेडिट डिलीवरिंग सिस्टम है उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक। आई गेस क्लियर हो गया है क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। पावर्टी इंप्लाइज, पावर्टी इंप्लाई क्या करती है? पावर्टी का क्या मतलब है? ऑप्शंस आर पीपल फेल टू फुलफिल द मिनिमम कंजम्पशन नीड्स। बी पीपल आर पुअरर इन कंपैरिजन टू अदर्स। सी पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड डी ऑल ऑफ दीज। पॉवर्टी का मतलब इनमें से क्या है? जो लोग हैं वो अपनी जो मिनिमम कंजम्पशन नीड्स हैं वो नहीं फुलफिल कर पाते हैं, उसमें वो फेल हो जाते हैं, दैट मीन्स वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपका बी वाला है पीपल आर पुअरर इन कंपैरिजन टू अदर, जो लोग हैं वो दूसरों के कंपैरिजन में क्या है? पुअर हैं। सी वाला ऑप्शन है पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, पीपल जो है लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं। और डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। आई गेस आप लोगों को करेक्ट आंसर मिल ही गया है, दैट इज योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। दैट इज पॉवर्टी क्या इंप्लाई कर रही है? ये सारी चीजें, ठीक है। इन सभी को मिलाकर जो है हम बोलते हैं कि हाँ एक पर्सन क्या है? पुअर है, ठीक।
फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, Which of the following is not an economic consequence of unemployment? इनमें से क्या है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस देखो, सोशल अनरेस्ट, बी इज लॉस ऑफ आउटपुट, सी लो प्रोडक्टिविटी एंड डी नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। आपको बताना है कि इनमें से क्या है जो कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का। सो दैट इज सोशल अनरेस्ट, ठीक है। जो सोशल अनरेस्ट है वो सोशल कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, वो सोसाइटल कॉन्सिक्वेंस हम बोलेंगे। दैट मीन्स कि वो लोगों को अपने आपस में, अपने इन्वायरमेंट में रहने में लगता है कि वी आर अनएम्प्लॉयड, हम जो हैं बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो दूसरे लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, XYZ चीजें, उससे जो है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हम नहीं बोलेंगे। सोशल अनरेस्ट जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस मतलब कि जो ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट है उसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम आना या उसके लिए जो है कोई भी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होना, ठीक है, उसे हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। ऑल राइट, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज सोशल अनरेस्ट, ठीक। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड आइटम्स फ्रॉम कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी, ठीक है। देखते हैं क्या चीजें हैं। इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बी है आपका बैंक टू द गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SLR, डेवलपमेंट बैंक। व्हाट इज SLR? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि RBI यूज करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो आपका 4D सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट, जो न्यू करेंसी नोट है उसे कौन इशू करता है? RBI इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू नहीं करती है। दैट मीन्स आपका 1A भी गलत है। बैंकर टू दी गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकर टू दी गवर्नमेंट कौन है? बैंकर टू दी गवर्नमेंट कौन होते हैं? आपकी कमर्शियल बैंक्स होती है, आपकी RBI होती है। सो दैट इज योर RBI, राइट। सो बैंकर टू दी गवर्नमेंट में आपकी कमर्शियल बैंक नहीं आ सकती है। सो इसलिए आपकी जो ये है 2B है, ये भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करना, कितना क्रेडिट जो है इकोनॉमी में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, इन सारी चीजों को मैनेज करना, इसे कंट्रोल करना, ये किसका काम है? RBI का, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो 3C जो है ये क्या होगा? ये आपका करेक्ट वाला मैच्ड पेयर होगा, राइट। सो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन C, दैट इज 3C, ठीक। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फिर से जो है हमारे पास में करेक्टली मैच्ड पेयर हमें बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीज ऑफ फॉरेन रिजर्व फ्रॉम $400 to $450 मिलियंस, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। फॉरेन रिजर्व का इंक्रीज होना $400 से $450 मिलियन पर, ये आप नोट डाउन करोगे इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सेकेंड वाला है Dassault Limited invested in Reliance Defense, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन जो थर्ड वाला है वो क्या है? इंडिया गेव लाइन ऑफ क्रेडिट टू बोत्सवाना, क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। देन फोर्थ वाला है इंडिया बोरोड $350 मिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अब देखो सीधा सीधा पढ़ते जाओ। इंडिया ने क्या किया है? बोरो किया है। इंडिया ने बोरो किया, इट मींस इंडिया में क्या आया है? पैसा आया है। अगर हमारे पास में मनी आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड पर आएगा या डेबिट साइड पर? क्रेडिट साइड पर आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? डेबिट साइड। तो इसी के लिए आपका जो 4D है ये गलत हो जाता है। थर्ड वाला देखना, इंडिया गेव लाइन ऑफ क्रेडिट टू बोत्सवाना, इंडिया ने जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दी, दैट मीन्स इंडिया जो वो क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स हमारी कंट्री से मनी जा रहा है। जब मनी जाएगा तो उसे हम डेबिट साइड पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? क्रेडिट साइड। तो ये चीज भी गलत हो जाती है। देन सेकेंड वाला देखो, डसॉल्ट लिमिटेड इन्वेस्टेड इन रिलायंस डिफेंस, रिलायंस डिफेंस में इन्वेस्ट किया गया है, दैट मीन्स मनी आ रहा है, मनी आ रहा है, दैट मीन्स वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? डेबिट साइड। इसके लिए 2B भी क्या हो जाता है? आपका गलत हो जाता है।
फिर आ जाता है फर्स्ट वाले पर, जो फॉरेन रिजर्व है वो हमारा इंक्रीज हुआ है। कहां से इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है या क्या इंक्रीज हमने देखा कि $400 मिलियन से वो $450 मिलियन हो गया है, राइट। तो ये चीज आपके क्रेडिट साइड में आपने लिखी और कहां पर लिखी है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब वहां पर वो कैसे इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें हमें नहीं गिवन है। साथ ही साथ हमने देख लिया कि ये तीनों जो है वो हमारे गलत हैं, तो इससे हमने देखा कि हाँ भाई क्रेडिट साइड पे तो ये जरूर आएगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स हमारे लिए वो रिसीट है। अब वो किस वे में इंक्रीज हुआ है ये हमें नहीं पता, वैसे तो मिलियंस में इंक्रीज हुआ है, पूरा जो है 50 मिलियंस इंक्रीज हुआ है, तो हो सकता है कि बोरोइंग्स हो या कोई काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो। और अगर आपकी जो करेंट अकाउंट है अगर उसकी कोई चीज है तो वो यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज 1A, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In India, the industrial sector has experienced dash in growth pattern. इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है फ्रॉम स्टार्टिंग उसका जो ग्रोथ पैटर्न है उसमें हमने कैसा जो है स्ट्रक्चर या क्या चीज हमने एक्सपीरियंस की है, फ्लक्चुएशन, स्टेबिलिटी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। अब अगर हम देखा जाए तो फ्लक्चुएशंस एंड स्टेबिलिटी दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हो गए। अगर मैं बोल रही हूँ फ्लक्चुएशंस तो स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकता, और स्टेबिलिटी अगर है तो फ्लक्चुएशंस नहीं हो सकता। तो हमें बताना है कि इंडिया ने जो है अपने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें क्या एक्सपीरियंस किया, फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस किए या स्टेबिलिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फ्लक्चुएशंस, राइट। इंडिया ने जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें फ्लक्चुएशंस देखे, कभी अप कभी हाई, कभी अप कभी हाई, ये चीज हमें देखने को मिली है, ठीक। फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why environmental problem did not arise before industrialization? जो environmental problem है वो industrialization के पहले arise क्यों नहीं हुई, ठीक है। हमें industrialization से related चीजें यहाँ पर देखनी होगी। ऑप्शंस देखो, डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन देयर सप्लाई। बी ऑप्शन है पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। सी ऑप्शन है पॉपुलेशन वाज विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। अब देखो अगर देखा जाए तो ए बी सी तीनों ही जो ऑप्शंस हैं ये आपके किस साइड पर जो है आपके जो पूरा मतलब कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसी से रिलेटेड तीनों ऑप्शंस है हमारे, राइट। ये तीनों ही चीजें जो है ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में लीड करती है। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम वापस देखें तो क्या बोला गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कौन सी जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज हुई। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कोई पॉपुलेशन पर इफेक्ट हुआ क्या, नहीं। ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया इसलिए पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन अपने जो है स्पीड से और जैसा भी था वो बढ़ गई, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं बढ़ी ना, इसलिए हम ऑप्शन सी को करेक्ट चूज नहीं करेंगे। अब अगर हम देखें ए और बी दोनों को तो ये दोनों ही जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुए। जो डिमांड है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की वो इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने की वजह से जो डिमांड है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की वो बढ़ी और उसकी जो सप्लाई है उससे ज्यादा बढ़ी। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ऐसे रिसोर्सेज जिनसे लोग जिनने जो कि अवेयर ही नहीं थे लोग जिनके बारे में, वो सारे रिसोर्सेज भी जो है सामने आए, राइट। तो वो भी जो है एक प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक। तो आई गेस कि क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोगों को, क्यों हमने जो है सी ऑप्शन को भी जो है करेक्ट क्यों नहीं बोला, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई है। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। At global level, India is considered as a favorite outsourcing destination because of global level पर देखा जाए तो इंडिया जो है वो कंसिडर की जाती है as the favorite outsourcing destination। ऐसा क्यों जो है इंडिया को जो है बेस्ट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। Options are labor skill, growth in the IT industries, government policies, all of the above। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये तीनों ही चीजें जो है
क्या ये आपके आउटसोर्सिंग के लिए एक बेनिफिशियल चीज रही है? हमारे यहाँ के जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो स्किलफुल हैं, उनके पास में जो है प्रॉपर जो रिक्वायर्ड स्किल है वो है, राइट। उसके बाद में जो आईटी इंडस्ट्री है वो ग्रो हुई, आईटी इंडस्ट्री ग्रो हुई तभी तो जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो कंट्रीज हैं, वो लोग हमें अपना काम दे पा रही है, राइट, बिकॉज कि हमारी आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रोथ हुई, उसमें जो है ग्रोथ देखने को मिली। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है, राइट, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो काफी फ्लेक्सिबल है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो हमारी कंट्री को जो है आउटसोर्सिंग का डेस्टिनेशन मान पा रहा है और आउटसोर्सिंग का वर्क दे पा रहे हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द आइटम्स इन कॉलम ए बाय मैचिंग देम टू द कॉलम इन आइटम्स, कॉलम टू द आइटम्स इन कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो ईडी लिखा है, जस्ट एज्यूम इट लाइक दिस, ठीक है, ये ईडी है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला ईडी है। ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ईडी इज लेस देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ईडी इज मोर देन, सॉरी यहाँ पर क्या है, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत इंटरप्रेट किया। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ईडी इज मोर देन 1, देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में लिखा है ईडी इज लेस देन 1। perfectly inelastic demand ED is equals to 0 and perfectly elastic demand ED is equals to 1। जब हम बात करते हैं perfectly elastic demand की तो ED किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के इक्वल होता है, 1 के इक्वल नहीं होता, ये यूनिटरी है, राइट। अगर हम बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है तो ईडी किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। दैट मींस आपका 3C करेक्टली मैच्ड पेयर है। अगर मैं सेकंड वाला देखूं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अगर मैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोल रही हूं तो ये वाली चीज यहां पर आनी थी, दैट इज ईडी इज मोर देन 1, और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में ये चीज यहां पर आनी थी, दैट इज ईडी इज लेस देन 1। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? योर ऑप्शन जो हमारा सी वाला होगा, दैट इज 3C, जिसमें हमारा करेक्ट वाला आंसर हमें बताना होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया और ऑप्शन सी। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई इन्वेंटरीज, जब एडी जो है किससे ज्यादा हो जाए? एएस से, तो इन्वेंटरीज में क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा? फॉल, राइज, डू नॉट चेंज, फर्स्ट फॉल देन राइज। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में इन्वेंट्रीज फॉल होगी। इन्वेंट्रीज क्या होता है? स्टॉक ऑफ गुड, जो स्टॉक में रखा हुआ है। अगर डिमांड ज्यादा है तो जो गुड स्टॉक में रखा है उसे सेल आउट किया जाएगा, तो जो इन्वेंट्रीज है वो फॉल होंगी, राइट। जो वो स्टॉक में बनाया हुआ गुड है वो सेल हो जाएगा, तो इन्वेंट्रीज फॉल होंगी। तो जब एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर होगी तो ऐसे केस में जो इन्वेंट्रीज है वो फॉल होगी। ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर इन कॉलम ए एंड कॉलम बी फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है हमें। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस, इफेक्ट ऑफ 2016 डीमोनेटाइजेशन। जो यूनिफॉर्मिटी है टैक्सेस की वो किसकी वजह से आई? यहाँ पर लिखा है डीमोनेटाइजेशन की वजह से। क्या ये चीज सही है? नहीं, जीएसटी की वजह से आई, राइट। तो ये चीज गलत है। एट द स्टेट लेवल बेनिफिट ऑफ जीएसटी, 1 पॉइंट सिंगल टैक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, ब्रॉट एन एंड टू ब्लैक मनी, CGST। ब्रॉट एन एंड टू ब्लैक मनी, ये जो है डीमोनेटाइजेशन से क्या किया गया था? डीमोनेटाइजेशन का मोटिव था। देन अगर मैं बात करूं एट द स्टेट लेवल बेनिफिट ऑफ जीएसटी, तो एट द स्टेट लेवल बेनिफिट ऑफ जीएसटी कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। स्टेट लेवल पर क्या, राइट, ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेट लेवल पर क्या है ना। वहीं अगर मैं थर्ड वाला देखूं, दैट इज 1 पॉइंट सिंगल टैक्स ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि सारे टैक्सेस को कंपाइल कर एक बना दो, तो दैट इज 1 पॉइंट सिंगल टैक्स, एक सिंगल टैक्स फॉर एवरीथिंग, राइट, या फॉर एवरी प्लेस, ऐसा हम भी बोल सकते हैं। तो वो आपका जीएसटी का ऑब्जेक्टिव था। दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला, जो कि बता रहा है कि 3C जो हमारा पेयर है ये करेक्टली मैच्ड पेयर है। ऑल राइट, फिर चले आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
Which of the following is a source of capital receipt? इनमें से क्या है जो कि कैपिटल रिसीट का सोर्स है? कैपिटल रिसीट, रिसीट का मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। कैपिटल का मतलब असेट या लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट, ठीक है। अगर बोरोइंग्स हम कर रहे हैं तो मनी हमारे पास में आ रहा है, या फिर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो भी मनी हमारे पास में आ रहा है, राइट। तो या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर असेट कम हो रहा है जब हम रिसीट की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या चीजें गिवन है। फॉरेन डोनेशंस, डिविडेंड्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैंने जो बोला उसमें से एक ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख ही गया है क्लियरली, तो आपका सही जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सही आंसर कौन सा होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। फॉरेन डोनेशन, ये डोनेशन है तो इसे हम रिसीट में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, हम ट्रांसफर जो पेमेंट्स हैं या ट्रांसफर जो रिसीट्स है वो नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं हम, जो फैक्टर वो होंगी, ठीक है। डिविडेंड्स आपके जो है करेंट अकाउंट में जाएंगे, ऑल्सो जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपके करेंट अकाउंट में जाएगा। जब हम कैपिटल की बात कर रहे हो तो क्या आ गया आपका, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास में एक केस स्टडी है। आपको जो क्वेश्चन है 47 to 50 वो आपको इस केस स्टडी पर बेस्ड क्या करना है, आंसर करना होगा, ठीक है। पढ़ते हैं केस स्टडी क्या है। जब भी आप इसे एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, पहले आपके क्वेश्चंस पढ़ोगे और फिर केस स्टडी पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैं पहले केस स्टडी पढ़ रही हूँ क्योंकि अगर मैं पहले क्वेश्चंस पर गई तो वो चीज आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगी, मैं इतनी बार स्लाइड चेंज करूंगी, तो इसलिए हम पहले जो है केस स्टडी पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखते हैं क्या गिवन है। द सेंटर ऑन सैटरडे इंक्रीज द बजटरी एलोकेशन फॉर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फ्रॉम लास्ट फिस्कल बाय नियरली 5% फॉर 2020-21 with no change in amount allotted to pollution abatement and climate change action plan. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman allocated rupees 3100 crore for the ministry, out of which rupees 460 crore were allotted to control pollution, which is the same as the money it received in the last budget. Control of pollution has been conceptualized to provide financial assistance to pollution control boards, committees and funding to National Clean Air Program, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले पैसेज में या इस वाले पैराग्राफ में हमारे पास में बताया गया है कि जो सेंटर है उन्होंने जो बजटरी एलोकेशन है फॉर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वो लास्ट ईयर से जो है, लास्ट फिस्कल ईयर से जो है इंक्रीज कर दिया, कितने से, फ्रॉम द लास्ट फिस्कल ईयर जो है इसको इंक्रीज किया गया समथिंग अराउंड 5%। लेकिन इसमें जो पोल्यूशन अबेटमेंट और जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है उसके लिए जो अलॉटमेंट है वो लास्ट ईयर के सेम ही रहा है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर जो है फिगर्स हमारे पास में गिवन है कि इतना इतना जो है अलोकेट किया गया है। Similarly, budget for pollution abatement, which was cut by 50% last year from 2018-19, remained unchanged at 10 crore. तो जो इसमें से जो बजट का जो पोल्यूशन अबेटमेंट है उसका जो कट था 50%, जो कि 2018-19 से 50% कट जो है आपको 19-20 में देखने को मिला, एंड देन आफ्टर दैट वो चीज अनचेंज्ड रही at rupees 10 crore. The minister also announced that states which are formulating and implementing plans for ensuring cleaner air in cities above 1 million population should be encouraged. और मिनिस्टर ने जो है ये भी अनाउंस किया कि वो स्टेट्स जो कि फॉर्मुलेट कर रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है प्लान्स, ताकि जो है क्लीनर जो एयर है सिटीज में वो इंश्योर कर सके फॉर अबव दी 1 मिलियन पॉपुलेशन जिसमें है, ये चीज जो है उन सिटीज को जो है इनकरेज किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ जो है हमारे पास में क्या गिवन था, एक पैसेज गिवन था जिसमें बेसिकली बजटरी एलोकेशन के बारे में बताया गया कि एनवायरमेंट जो डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर को जो है, मिनिस्ट्री को जो है इतना इतना जो है एलोकेशन दिया गया, ठीक है। अब जो है इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटी विल द इंक्रीज इन बजट एलोकेशन क्रिएट? कौन सी टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटी जो है ये जो बजट एलोकेशन का इंक्रीज है ये क्रिएट करेगी? नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल और कांट बी सेड। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि देखो बजट एलोकेशन में जो है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को जब जो बजट एलोकेट किया गया वो इंक्रीज किया गया, तो जब ये इंक्रीज किया गया तो दैट मीन्स कि ज्यादा जो है एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्टिव एक्शंस है वो लिए जा सकेंगे, राइट। सो उसका जो है पॉजिटिव इंपैक्ट होगा हमारे एनवायरमेंट पर, सो दैट वुड बी अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज
पॉजिटिव। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, डैश मीन्स मटेरियल वेलबींग ऑफ पीपल, एक्सटर्नलिटी, वेलफेयर, इकोनॉमी एंड नन ऑफ द अबव। मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल हम किसे कहेंगे? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वेलफेयर। वेलफेयर इज व्हाट? वेलबींग ऑफ द पीपल, राइट। वेलफेयर में हम यही बोलेंगे। वेलफेयर का मतलब क्या है? अगर मैं बोल रही हूँ कि इकोनॉमी का वेलफेयर या इकोनॉमी में जो है हमें ये वेलफेयर देखने को मिला, दैट मीन्स कि वो लोगों के वेलबींग के लिए कुछ चीज, ठीक है। सो वेलफेयर इज द मीन्स मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, रियल जीडीपी एंड वेलफेयर डैश आर ईच अदर, डायरेक्टली रिलेटेड, इसमें जो है रिलेटेड एक वर्ड है और ऐड कर लेना, डायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्स रिलेटेड, नन ऑफ द अबव। जो रियल जीडीपी और जो वेलफेयर है वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? देखो, जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी का मतलब क्या है? ऐसा जीडीपी जिसे आप कैलकुलेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइसेस या कोई बेस ईयर प्राइसेस। तो अगर आपका रियल जीडीपी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता है, सो उसका मतलब ये है कि जो जीडीपी है वो एक्चुअल में क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ज्यादा जो प्रोडक्शन है इसलिए हो रहा है, प्राइसेस बढ़े इसकी वजह से नहीं हो रहा है। और हम मानते हैं कि जो रियल जीडीपी है वो इंडेक्स ऑफ वेलफेयर होता है, राइट। सो रियल जीडीपी और वेलफेयर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड माने जाते हैं एक दूसरे से। जितना ज्यादा जीडीपी उतना ज्यादा वेलफेयर, जितना ज्यादा रियल जीडीपी सॉरी उतना ज्यादा वेलफेयर, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज डायरेक्टली, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन वी शुड से, Why is the policy implemented? ये जो पॉलिसी है ये क्यों इम्प्लीमेंट की गई, ठीक है। हमने जो अभी देखा पोल्यूशन अबेटमेंट वगैरह, और वो जो एनकरेज करना टू सिटीज जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर वो कोई भी क्लीनर एयर के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई भी स्टेप्स ले रहे हैं, तो ऐसी सिटीज को जो है क्या करना? एनकरेज करना। तो ये पॉलिसी जो है ये क्यों इम्प्लीमेंट की गई थी? To ensure clean air, to ensure dear water, या we should say clean water, to ensure clean roads and all of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? To ensure clean air। जो है सीधा सीधा वहां पर लिखा है कि क्लीन एयर के लिए जिसने किया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, टू एंश्योर क्लीन एयर, ठीक। आई गेस क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। आई गेस सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बल्कि जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े अपने सैम्पल पेपर में, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए, पूरा सैम्पल पेपर अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड ऑल्सो आई होप सो कि आप लोगों के लिए ये सैम्पल पेपर बेनिफिशियल रहा होगा। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बने रहें। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को आप लोग शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।